पूछ लेना फाइनल जितने सीनियर से, एक दफा पढ़ाई थी मैंने, एक सब्जेक्ट में ली थी मुझे। एनजीओ में बेसिकली क्या है, आपकी ज्यादातर व्यूज और वो इम्पोर्टेंट है जो चीजें आपको, एक तो वो 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको लेक्चर्स एक्सटेंड करने के लिए फिर एनाटमी और उसकी तरफ डाल के और सारा कुछ इंक्लूड करना पड़ता है। वरना एनजीओ इतना सा है, जो हमने पढ़ा हुआ है, हमने सारा प्रैक्टिकल किया हुआ है पीआईसी में। एमआरआई मैंने कभी पढ़ाई नहीं, होना मुझे पढ़ानी है, मुझे बहुत बुरी लगती है एमआरआई सीटी मुझे नहीं पसंद। अच्छा जी, किससे पढ़नी है? पढ़ रहे हो? हाँ मिस फिरोजा अच्छा पढ़ाती हैं, उन्होंने एमआरआई मेरे साथ पढ़ाई भी है किसी को। हाँ ठीक है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वो भी एफएमएच की है ना, मेरी जूनियर है। अच्छा, आज का टॉपिक भी छोटा सा है, हमारे फ्रैक्चर्स को पढ़ना है, हमने कहा गया खत्म तो हो गए थे, वो तो मैंने इंक्लूड किए हैं 2 लेक्चर्स, सिर्फ और सिर्फ ईद से पहले 2 लेक्चर्स लेने के लिए। वो तो वैसे आप लोगों के लेक्चर्स कंप्लीट ही हैं, एक ये लेक्चर इंक्लूड किया फ्रैक्चर्स का, और एक और कुछ देख लूंगी। मेरा है दिल या कोई शैटिका के ऊपर दे दूं कि शैटिका, वैसे तो ये सारी जितनी भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, बहुत कम है जो मेजर 3 थे, शोल्डर, नी और रिस्ट, सिर्फ इनका अल्ट्रासाउंड होता है। बाकी जो है बहुत कम होता है कि उनकी कोई इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ अगर कोई आए और उसका जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, ज्यादातर एमआरआई करवाए, क्योंकि शर्टिका भी एक नर्व की जो है ना रेडिएटिंग पेन है, नर्व की कंप्रेशन की वजह से, और वो हमें और इतना डीप पड़ी होती है वो पीछे हमारे स्पाइन के, उसको और जब अल्ट्रासाउंड पे करेंगे इतनी सारी ओवरलैपिंग और उसकी वजह से हमें पोस्टीरियर शैडोइंग की वजह से क्लियर नजर नहीं आता। उसके उसको भी छोड़ दो, या मैं देखती हूँ एक लेक्चर और इंक्लूड कर लूंगी। ये कि सिर्फ ईद से पहले लेक्चर खत्म करने के लिए एक लेक्चर और रह जाएगा सैटरडे को, या फिर उसको रिवीजन क्लास देख लूंगी, कोई रिवीजन को ये टॉपिक देख लेंगे, ठीक है। या फिर हुआ भी तो कोई छोटा सा टॉपिक 10-15 स्लाइड का, सिर्फ एक टॉपिक को एक जो है ना डिस्कस कर लेंगे, तो उसको एज अ लेक्चर में इंक्लूड करके, और उसके बाद जो है ईद की छुट्टियां और ईद के बाद हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, ठीक है। 2-3 प्रैक्टिकल, साथ में वाइवा की डेट भी अनाउंस कर दूंगी। और फिर मंडे से नहीं, गवर्नमेंट ने तो मैं हर ट्यूसडे से की है, मेरा मंडे खुद का ऑफ होता है, तो मुझे मंडे से छुट्टी है मेरा ट्यूसडे से है गवर्नमेंट की, तो पूरा वीक ही है। अगर आप लोगों के लेक्चर्स मंडे को हैं तो फिर तो शायद मंडे को आना। हाँ फिर वैसे भी मैंने खुद अभी भी ऑन कैंपस, वो उन्होंने कहा था कि ऑन कैंपस ही सबको बुलाना है, लेकिन ड्यू टू मिड्स आप लोगों के किसी कोई रूम अवेलेबल नहीं है। मैं तो टाइम टेबल देख के आती हूँ कि रूम अवेलेबल है, कोई लेक्चर नहीं है, रूम नहीं है, इसमें वो नहीं था, तो इस वजह से अभी तो वही कह रहे थे कि हमारे पास टाइम, हमें कहते हैं ऑनलाइन लें, लेकिन ऑनलाइन कहाँ से लें हम लोग, मतलब ऊपर सिस्टम्स में ऑनलाइन हम लोग ले नहीं सकते, वो एक्सेस नहीं है, तो घर से लें, तो घर से फिर अटेंडेंस लगाना है, तो फिर भी आना पड़ना है यूनिवर्सिटी, तो फिर अच्छा। आज का हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ी सी फिर डिस्कशन भी करनी है रिगार्डिंग योर वेबिनार, और वो जो मैंने आपको बताया था ना उसके ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि कल मेरी डॉक्टर उस्मा से मीटिंग भी है, तो उसके ऊपर मैंने कुछ चीजें डिस्कस भी करनी है, तो आप लोगों से भी कुछ चीजें। अच्छा अच्छा, फ्रैक्चर्स हमारे जो है वो अल्ट्रासाउंड पे नजर कैसे आते हैं? आपको पता है बोन्स हैं, बोन्स हमारी अल्ट्रासाउंड पे इतने क्लियर नजर नहीं आती, लेकिन हाँ जो बिल्कुल हमारी सरफेस है, जो आप समझ लो कि इंटीरियर सरफेस है, वो ही हम देख सकते हैं। एक साइड की सरफेस बोन की हम देख सकते हैं, पीछे जो है ना उसके तो शेडो आ जाता है, जिसकी वजह से हम पोस्टीरियरली उसको बोन पे इतना क्लियरली नहीं देख सकते, बिकॉज ऑफ द पोस्टीरियर शेडोइंग, ठीक है। तो जो एक सरफेस है, सरफेस की इरेगुलरिटी होगी, उससे हमें पता चलता है कि देयर इज अ बोनी फ्रैक्चर, जो कि हमें क्लियरली वहां नजर आता है, ठीक हो गया। और जो है ना अब इरेगुलरिटी हमें अल्ट्रासाउंड पे नजर कैसी आती है? वैसे बोन्स हमारे पास कैसी हैं? हमारे पास नजर आती हैं हाइपर एक्यूट, बिल्कुल ब्राइट नजर आती है। इफ देयर इज अ फ्रैक्चर, तो वो हमें कैसा नजर आएगा? ब्लैक कलर की उसके अंदर लाइन नजर आएगी, ब्लैक स्पेस जो होगी ना वो हमें बताएगी कि वो फ्रैक्चर अगर है तो वो फ्रैक्चर कौन सा है। कुछ हमने फ्रैक्चर्स की टाइप भी पढ़ी थी, वो कौन सी थी कि एवर्जन फ्रैक्चर्स होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, ठीक है, और स्पाइरल फ्रैक्चर होता है। वो ड्यू टू देयर शेप्स हमारे पास जो थी, वो हम लोगों ने उनकी नेम्स को देखा था। और एवर्जन फ्रैक्चर क्या होता है? जो कि बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, बोन जो है टूट के बिल्कुल सेपरेट हो गई है, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप्स के हमने फ्रैक्चर्स उसमें देखे थे। लेकिन अब हमारे पास ये अल्ट्रासाउंड पे कैसे नजर आते हैं, और हम लोग कैसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये वाला ये फ्रैक्चर है या ये वाला ये फ्रैक्चर है, ठीक है। हम लोग सिर्फ सरफेस को देख सकते हैं, ऊपर वाली सरफेस हमें इस तरह नजर आती है। इरेगुलरिटी ऑफ द कॉर्टिकल आउटलाइन ऑफ द बोन, जो इरेगुलरिटी हमें नजर आ रही है, या इरोजन
हम क्लियर हो रही है इमेज, या तो उधर से ना वो कर दो, डिम कर दो लाइट। हाँ क्लियर हो। अल्ट्रासाउंड के इमेजेस हमेशा अंधेरे में, और जितने भी हमारे रेडियोलॉजी के इमेजेस हैं, जितना आप डार्क करोगे उतने अच्छे इमेजेस नजर आते हैं। स्कैन भी जब कर रहे होते हैं तो कोशिश जब भी आगे करो तो रूम को हमेशा जो है डार्क रखो, डिम लाइट रखोगे, आपको इमेजेस क्लियर नजर आएंगे। ठीक है, लाइट की वजह से काफी चीजें जो हमें नजर नहीं आती। अच्छा, अब ये देखो, अगर हम लोग इस पिक्चर को देखें तो अब हमें प्रॉपर बोन इस तरह की, तो जो बोन है उसकी सिर्फ एक सरफेस नजर आ रही है एक। ठीक है, बोन इस तरह की तो नहीं होती, बोन तो प्रॉपर एक मोटी सी बोन होगी, पीछे भी उसके नजर आ रहा होगा, साइड पे भी नजर आता है, लेकिन ये सिर्फ हमें एक सरफेस नजर आ रही है, उसकी जो टॉप सरफेस है वो इसलिए नजर आती है, जो सरफेस जो बिल्कुल फ्रंट वाली सरफेस होगी, इंटीरियर सरफेस होगी, वो तो हमें रिफ्लेक्ट होकर सामने नजर आ सकती है, लेकिन उसके जो बैक स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे शेडो के अंदर छुप जाते हैं। बोन इसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन ड्यू टू शेडो, बोन के पीछे पोस्टीरियर शेडोइंग की वजह से वी कैन नॉट सी द होल बोन। ठीक है, तो अब हमें क्या नजर आ रहा है, हमें सरफेस नजर आ रही है, और सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटी नजर आ रही है। और ये देख रहे हो दो टाइप के फ्रैक्चर्स हैं, उसके अंदर क्या हुआ है, वो डिस्प्लेस नहीं हुई है बोन, सिंपल उसके अंदर क्या हुआ है, एक लाइन जो है वो हमें नजर आ रही है, उसके अंदर स्पेस नजर आ रही है, जिससे हम कह रहे हैं कि उसके अंदर फ्रैक्चर है। इसके अंदर क्या हुआ है, एक बोन जो है वो थोड़ी सी डिसलोकेट हो गई है। ठीक है, ड्यू टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर तो नजर आ रहा है, स्पेस नजर आ रही है, बस उसके साथ साथ हमें बोन जो है वो डिसलोकेट होती हुई नजर आ रही है। सिंपल इज कि हमें अल्ट्रासाउंड पर सरफेस नजर आएगी बोन की, उससे हम सिर्फ उससे उसकी देख सकते हैं कि स्पाइरल है या फिर उसके अंदर जो है डिसलोकेशन है बोन की, ये चीजें हम लोग सिर्फ इसके ऊपर देख सकते हैं। ये अब हम लोग को, वही मैं बता रही हूँ, हम लोग को इतना क्लियर नजर नहीं आता। अगर तो लाइन थोड़ी ओब्लिकली जा रही है तब तो हम कह सकते हैं कि ओब्लिक नहीं, ये ऊपर वाला जो इस साइड पे है ना, ये तो आपको डिसलोकेशन हुई है, ड्यू टू फ्रैक्चर बोन ही ऊपर की तरफ आ गई है। ठीक है, अब फ्रैक्चर के साथ, अब ये बोन थी, ठीक है, अब बोन के अंदर फ्रैक्चर हुआ तो वो यूं करके डिसलोकेट हो गई है, टूट के थोड़ी डिसलोकेट हो गई, इस तरह हुई है। ठीक है, जो दूसरी है उसके अंदर फ्रैक्चर है, वो थोड़ा सा गैप आ गया, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन वो उसी लाइन के अंदर ही हमें नजर आ रही है। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास फ्रैक्चर्स हो गए। अब हम लोग करते हैं, अब हमारे फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन तो अल्ट्रासाउंड नहीं है फ्रैक्चर्स के लिए खास तौर पे। अब कोई किसी का फ्रैक्चर हुआ तो हम कहेंगे जाके अल्ट्रासाउंड करवाओ, नो। एक्सरेज, प्लेन फिल्म्स के लिए हम उसको पहले इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेकर जाते हैं, प्लेन फिल्म्स के ऊपर ही हमें जो है एक्सरेज नजर आते हैं। लेकिन हम जो है ना फिर अल्ट्रासाउंड क्यों करेंगे या किस वजह से हम करते हैं, वो होता है कि समटाइम्स हमारे पास, हम सॉफ्ट टिश्यूज को देख रहे थे, और ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज जो है वो बीच में हमारे पास बोन्स भी फ्रैक्चर्स नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेट तो हम कर रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू को, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हमें जो है ना वहाँ पे कोई ऐसी पैथोलॉजी मिल गई है, ठीक है, जो कि हमारे पास इस तरह की लाइन नजर आई है, दैट मींस उसके ऊपर फ्रैक्चर भी है, लेकिन हम देख सॉफ्ट टिश्यू को रहे थे, हम सिर्फ और सिर्फ बोन्स को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे थे। अगर हमने सिर्फ बोन्स को इन्वेस्टिगेट करना है तो प्लेन फिल्म्स हमारे पास रेडियोग्राफी की तरफ हम जाएंगे। अब हमारे पास डिफरेंट दो मोडेलिटीज मैंने इसमें डिस्कस की हुई हैं, प्लेन फिल्म और सीटी स्कैन। ठीक है, एमआरआई हम तब करते हैं, और एमआरआई तब हमारे पास फ्रैक्चर्स के लिए खास तौर पे हम एमआरआई उस वक्त नहीं करेंगे अनटिल अनलेस उसके साथ कोई ऐसे सॉफ्ट टिश्यूज या नर्व इंजरीज भी इन्वॉल्व क्यों ना हो। ठीक है, वरना हम सिटी के ऊपर भी बहुत अच्छी देख सकते होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर्स भी और सॉफ्ट टिश्यूज भी। तो हम या तो प्लेन फिल्म, अगर सिर्फ और सिर्फ हम बोन्स की बात करें तो उनके फ्रैक्चर्स की बात करें तो, और उसके अलावा जो है अगर हम लोग थोड़ी सी डिटेल अलॉन्ग विद द सॉफ्ट टिश्यूज बोन्स की करें तो हम सीटी स्कैन की तरफ उसको रेफर करेंगे। ठीक है, इट इज एक्सेप्टेड दैट अल्ट्रासाउंड इज नॉट द फर्स्ट लाइन इमेजिंग मोडेलिटी टू डिटेक्ट एक्यूट बोन फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम प्लेन फिल्म्स कैन डायग्नोज द मेजॉरिटी ऑफ द फ्रैक्चर एंड असेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोनी एंड्स। ठीक है, अब हमारे पास मेन तो हमारे पास क्या होगी इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर द बोनी फ्रैक्चर्स विल बी एक्सरे। सीटी स्कैन हम कब परफॉर्म करेंगे, सीटी में भी परफॉर्म इन द सिलेक्टेड केसेस। अब ये केसेस आप याद रखो, इन केस अगर मैं इनमें से कोई एक केस पूछ लेती हूँ, यू शुड नो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक केस। ठीक है, कि उसके लिए हम सीटी करेंगे, अदरवाइज जो है हम एक्सरे की तरफ उसको। अगर हम लोगों ने कोई, अब सिटी में क्या होता है, सिटी स्लाइसेस लेते हैं ना हम लोग, और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर बाद में बैठ के पोस्ट प्रोसेसिंग भी करते हैं उन स्लाइसेस को सेजिटल में कंबाइन करके, या फिर हम लोग कॉर्नल में जो पोस्ट प्रोसेसिंग का काम है, सिटी पढ़ लिया हुआ है ना, उसमें आप लोगों ने पढ़ी होंगी कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें सारा जो भी उसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। सिटी में भी परफॉर्म इन द सिलेक्टेड केसेस, टीबीएल प्लेटू, pelvic girdle और spine fractures, these all are included in the CT। spine तो आपको पता है, कोई भी प्रॉब्लम होगी स्पाइन के लिए तो हम करते ही CT या MRI है। एक्सरेज इन केस करते हैं अगर हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर बोन्स जो हमारे पीछे वर्टेब्रास हैं उनके दरमियान अगर कोई स्पेस रिड्यूस हुई है,
ठीक है, उसके अंदर कोई ऑस्टियोफाइट्स बनना स्टार्ट हो गए, वो चीजें हम रेडियोग्राफी पे देख सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें वहां पे स्पेस रिड्यूस तो मिल गई है, लेकिन फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो जो स्पेस रिड्यूस हुई है वो क्या कर रही है, वो जो नर्व्स हमारी दोनों स्पाइन से जो जो हमारी वर्टेब्रास हैं उनमें से जो हमारी नर्व्स दोनों साइड से निकल रही होती है, ठीक है, उनके ऊपर कंप्रेशन आ जाता है। जिस साइड पे हमारी जो स्पेस है वो रिड्यूस हुई है, वो क्या होगा, वर्टेब्रा उस नर्व के ऊपर कंप्रेशन देगा। वो नर्व जिस जगह पे आपको जिस जगह पे जा रही होगी वो पूरी रेडिएटिंग पेन की तरह जाएगी। वो पेन जो पेशेंट कंप्लेन करेगा उसको रेडिएटिंग पेन होगी। दैट मीन्स वो स्पेसिफिक जो नर्व है जो उस एरिया को सप्लाई कर रही थी उसके ऊपर कोई कंप्रेशन आया। जो शियाटिका की पेन होती है वो भी रेडिएटिंग पेन होती है, वो भी हमारे जो बैक लोअर बैक में कंप्रेशन आता है शियाटिक नर्व के ऊपर, उसकी वजह से हमें शियाटिका जो है ना वो मिलता है। ठीक है, तो शियाटिक पेन इज ड्यू टू द कंप्रेशन ओवर द शियाटिक नर्व, और वो क्या होती है हमारे बैक लोअर बैक पे हमारे पास मिलती है। हम रेडियोग्राफी के ऊपर अगर देख रहे हैं, अच्छा एक रेडियोग्राफी पे हमें कैसे पता चलता है पेशेंट कंप्लेन कर रहा है लो बैक पेन या रेडिएटिंग पेन? रेडियोग्राफी पे क्या नजर आएगा, स्पेस रिड्यूस नजर आएंगे। उसके अलावा हमें कर्वेचर भी उसका खराब नजर आ सकता है, जो कि हमें एपी या पीए पे नहीं इतना क्लियर नजर नहीं आता। इतना कर्वेचर तो प्रॉपर थोड़ा सा स्लाइटली डिसलोकेट हुआ होगा, लेकिन ज्यादा कर्वेचर को हम किस व्यू पे देख सकते हैं, लेटरल व्यू पे। ठीक है, जैसा हमारे सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर कर्व किस तरह होता है, ठीक है, कनकेव होता है, फिर थोरैक्स में हमारे पास थोड़ा सा कन्वेक्स हो जाता है, फिर हमारे पास लंबर में कनकेव हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारी जो स्पाइन मुंह करके बनी हुई है ना, अल्लाह ताला ने हर उसकी बनाई हुई है शेप इस तरह की, वो हमारा जो कर्व है ना वो खराब हो जाता है। वो किस तरफ चला जाता है, स्ट्रेटनिंग की तरफ पहले जाता है एंड देन रिवर्सल ऑफ दैट कर्वेचर। ठीक हो गया। अब जिस तरह सर्वाइकल स्पाइन में हमने पढ़ा था कि जो कर्वेचर यूं हमारे पास था वो पहले स्ट्रेट होगा एंड दिस स्ट्रेटनिंग इज ड्यू टू द मस्कुलर स्पैज्म। बहुत ज्यादा पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको गर्दन में अकड़ाव रहता है बहुत ज्यादा। ठीक है, वो अकड़ाव क्या है, वो मस्कुलर स्पैज्म है जिसने उसके मसल्स ने उसकी बोन्स को इस तरह स्ट्रेट कर दिया खींच के। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक होते होते जो है वो दूसरी तरफ जो है हमारे पास रिवर्सल कर्वेचर जो है हमारे पास वो शो कर सकता है। ठीक है, तो सीटी में भी परफॉर्म इन सिलेक्टेड केसेस when the complex local anatomy cause overlapping of the bones on conventional radiography. This is the point कि हम सीटी करेंगे कि हमारे पास ओवरलैप हो जाती है बोन्स का, या फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स पड़े हैं रेडियोग्राफी पे हम दो ही फिल्म्स ले रहे होते हैं, लेटरल या फिर एपीपीए व्यू, उसके अंदर ही हम लोग देख रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के अंदर भी अगर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स क्लियरली नजर नहीं आते, फॉर दैट हम लोग क्या करते हैं, सीटी स्कैन। एंड सीटी स्कैन क्या, स्लाइसिस होती हैं, एक्सियल स्लाइसिस होते हैं, और हम लोग स्लाइस बाय स्लाइस जो है वो डिटेल को विजुअलाइज कर सकते हैं अगर उसके अंदर कोई ऐसी पैथोलॉजी है। Reformatted images in the sagittal and coronal planes can provide accurate map of the fracture line. In addition, this collimation CT scan can identify small and displaced fractures. अब सीटी के लिए हम लोग क्यों ये कर रहे हैं, सीटी ही क्यों, इतना फ्रैक्चर तो हमें रेडियोग्राफी पे भी नजर आ रहा है। कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि हमें रेडियोग्राफी पे भी नजर नहीं आ रहे होते, पोस्टीरियरली छोटी सी लाइन होती है लेकिन वो पेन कॉज कर रही है वहां पे, और उसके लिए हमें कुछ स्लाइस थिकनेस जो है वो स्मॉल स्लाइस थिकनेस चाहिए, तो हम उस एरिया का सीटी करके उसके अंदर स्लाइस थिकनेस को रिड्यूस कर देंगे और कम से कम एमएम रख के उस स्लाइस थिकनेस के, उसके बाद हम उसको सीटी के ऊपर रीफॉर्मेटेड करके हम फ्रैक्चर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एमआरआई किस लिए है? Unlike CT, MR imaging has a marginal role in assessing acute fracture. In most cases, fractures identified with MR imaging are identified finding in patient examined for the possible soft tissues. कहने का मकसद ये है कि MR अगर कर रहे हैं तो along with the fractures we have to see the soft tissues pathologies. ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी अगर है या फिर सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी ने फ्रैक्चर कॉज कर दिया है, वो भी एक हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ट्यूमर था जो इतना हार्ड होना स्टार्ट हो गया और उसके बाद उसने उसके ऊपर स्ट्रेस डालना शुरू कर दिया, किसी बोन के ऊपर कोई पड़ा हुआ था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, उसको डिप्रेशन फ्रैक्चर जिसे क्या था, डिप्रेस कर देगा उस बोन को। या कोई ऐसी छोटी सी बोन पड़ी हुई है, इतनी लाइट सी बोन पड़ी, उसके जो ऊपर सरफेस है वो थोड़ी सी हमें डिप्रेस नजर आना शुरू हो जाएगी, कोई आउटसाइड कोई हमारे पास प्रेशर की वजह से। अब वो कोई भी चीज का फ्रैक्चर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वो हमारे पास स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो सकता है, दैट मींस ड्यू टू एनी स्ट्रेस या ड्यू टू प्रेशर उसके अंदर डिप्रेशन आ गया है। ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यूज को इवेलुएट करते करते हमें जो है ना उसके अंदर फ्रैक्चर्स नजर आ सकते होते हैं। फॉर दैट जितनी भी सॉफ्ट टिश्यूज हमें पैथोलॉजीज अगर देखनी है, फॉर दैट वी विल इन्वेस्टिगेट थ्रू एमआर इमेजिंग। ठीक हो गया, तीनों मोडेलिटीज का हो गया।
अब आ जाओ एग्जॉस्टोसिस। ये क्या है? एग्जॉस्टोसिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बोन ऑन द, जो हमें बोन नजर आ रही है उसके ऊपर अगर हमें कोई एक न्यू बोन की फॉर्मेशन, एक तो ऑस्टियोफाइट होती है। ऑस्टियोफाइट इज ड्यू टू डीजेनरेटिव चेंजेस। वो एक नहीं होते, वो बहुत सारे हमें नजर आएंगे, स्पाइक्स नजर आएंगी बोन्स के ऊपर। ये क्या होता है? ये हमें एक किसी एक स्पेसिफिक, और उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि उसको डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो और उसकी बोन्स बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर ऑस्टियो जो डीजेनरेटिव चेंजेस होती हैं वो एक से ज्यादा बोन्स को जो है वो कवर करती हैं और उसके अंदर काफी ज्यादा हमें ऑस्टियोफाइट्स नजर आते हैं, स्पाइक्स नजर आते हैं। हमें बोन्स भी इस तरह की बिल्कुल प्लेन नजर नहीं आती, खुरदरी खुरदरी सी उसके अंदर नजर आ रही होती हैं। वो पूरा हमें देखते साथ ही कह सकते हैं कि ऑस्टियोफाइट्स हैं, उसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस। ऑस्टियोफाइट्स भी क्या होते हैं? हमारे पास स्पाइक्स बनते हैं, बाहर की तरफ को बोन्स, बोनी प्रोजेक्शंस होते हैं। पढ़ा था, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आप होता है? ये इसके अंदर बोन एक न्यू है। क्या क्या बता रही हो आप? ठीक है, मतलब इसकी कॉज अब आप जो आपने पढ़ी, हमें सिर्फ इतना पता है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बोन। अब उसका क्या क्या कॉज है? हेलो हेलो हेलो, क्या कह रही हो? ऑस्टियोफाइट्स डीजेनरेटिव। आर्थराइटिस तो आपको पता है, वो तो जॉइंट की जो है इन्फ्लेमेशन है, वो जॉइंट के अंदर आपको कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम मिलेगी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। उसमें फ्लूइड मिल सकता है, उसके अंदर बोन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो तो जॉइंट की है। ये तो ओवरऑल जो बोनी सरफेस है, सरफेस के ऊपर अगर हमें कोई स्पाइक्स मिल रही हैं, दिस इज ऑस्टियोफाइट्स बोनी प्रोजेक्शंस। बोनी प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो बोनी प्रोजेक्शंस आर ऑस्टियोफाइट्स इन डीजेनरेटिव चेंजेस, बट इफ यू सी अ न्यू फॉर्मेशन ऑफ द बोन, और वो किस वजह से होता है? कार्टिलेजिन ट्यूमर्स की वजह से, ठीक है। ये उसका क्या है? ये कॉज है। हेलो, हाँ जी, अच्छा मैं अभी क्लास से ठीक है। ज्यादा डिटेल देखनी है तो एमआरआई के ऊपर ही नजर आ सकता है, ठीक है। अगर उसके साथ क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज भी हैं, वरना सीटी पे भी नजर आ सकती है, सीटी एमआर बोथ, ठीक है। अगर ज्यादा डिटेल और उसके अंदर अगर कोई ऐसी कंप्लेन के साथ पेशेंट आ रहा है उसके अंदर कोई पेन है और अच्छा, exostosis can cause chronic pain ranging from mild to severe depending on the shape, size and the location of that bone, जहाँ पे वो फॉर्मेशन हुई है न्यू बोन की। और अगर हम इस पिक्चर में देखें तो दिस इज द नॉर्मल बोन सरफेस, और इसके ऊपर एक और कलर का, व्हाइट कलर का हमें ये नजर आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज द न्यू बोन फॉर्मेशन, जो नॉर्मली यहाँ पे हमें एनाटमी में नजर नहीं आती थी। अगर आपको नॉर्मल एनाटमी का पता है ना, तो आप पता कर सकते हो कभी ये सरफेस थी इसकी, इसके ऊपर कौन सी बोन नजर आ सकती है? कोई बोन नहीं होती। लेकिन अगर आपको कोई इस तरह की हाइपर एक्विक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसी सरफेस के ऊपर, तो वो क्या हो सकती है? ठीक है। अलॉन्ग विद डैट आपको कोई ट्यूमर मिल सकता है, जैसे इसने बताया कि उसकी कॉज है कि ये एक्सोस्टोसिस किसकी वजह से होता है? ये ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है। वो ट्यूमर अगर आपको वहां पे मिल रहा है और वो क्या कर रहा है, वो ट्यूमर जो है कन्वर्टिंग इनटू डेड बोन, ठीक है। तो वो उस सरफेस के ऊपर हमें व्हाइट कलर का, उस सरफेस के ऊपर अलग सा एक व्हाइट हाइपर एक्विक स्ट्रक्चर नजर आएगा। दैट इंडिकेट्स द एग्जॉस्टोसिस। यहाँ हमें वो एक न्यू बोन फॉर्मेशन मिल सकती है। तुमने डिटेल पढ़ी है ना, तो फिर तुम लोगों को पता होता है क्या इमेजिंग में। अब ठीक, इसने पढ़ा है ना सारा, पैथो में पढ़ा है। तुमने पैथो पढ़ी है? अब पैथो पढ़ के आओ, इसने पैथो में पढ़ा था। पैथो में डिटेल पढ़ी होगी सारा कुछ। हम तो सिर्फ इमेजिंग देख रहे हैं कि अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड के ऊपर इस तरह की सरफेस के ऊपर हमें मिल रही है, तो दिस इज exostosis and this is a new bony formation. Ultrasound may be useful for detecting fracture in those cases in which the fracture was undetected at the initial radiographic examinations.
दैट मीन्स कि हमें उस टाइम पे तो छोटे फ्रैक्चर्स भी नजर नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमें जो लाइन फ्रैक्चर्स हैं वो हमें बिल्कुल इसके ऊपर नजर आ सकते हैं, सरफेस के ऊपर अगर हो तो। समटाइम्स रेडियोग्राफी भी जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता उन फ्रैक्चर्स को, और डैट हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। लेकिन वो भी अगर पेशेंट कंप्लेन के साथ आ रहा है कि मुझे पेन जो है वो बहुत टाइम से रह रही है, बट एक्सरे करवाया, एक्सरे के ऊपर तो कोई फ्रैक्चर नजर नहीं आया, लेकिन उसको कोई ट्रॉमा था या कुछ ऐसा इंडिकेट किया है उसने अपनी हिस्ट्री में, तो ट्रॉमा था या गिरा है या कुछ ऐसा है, लेकिन उसके ऊपर फ्रैक्चर नहीं आया एक्सरे के ऊपर, और उसको इंजरी जो है वो सॉफ्ट टिश्यू की कोई इंजरी है, कोई इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, वहां से स्वेलिंग हुई हुई है उसकी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन भी साथ होगी, डॉपलर डालो उसके अंदर, हाइपरवास्कुलराइजेशन मिल जाएगी, फ्लूइड मिलेगा उसमें, और अलॉन्ग विद दैट हमें कोई उसकी जो सरफेस है, इंटीरियर सरफेस, उसके ऊपर कोई फ्रैक्चर मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग इनिशियली जो है वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कहेंगे, बट इन केस के वो हम लोग को डिटेक्ट नहीं हुआ एक्सरेस के ऊपर, देन हम एक्सरे ये अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, अगर उसके साथ उसको सॉफ्ट टिश्यू भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा, इन जनरल पेशेंट सफरिंग persistent localized pain are submitted to ultrasound examination 2 to 3 weeks after trauma to rule out soft tissue lesions। अब उसका ट्रॉमा था, 2-3 हफ्ते बाद तो वो सॉफ्ट टिश्यू में कन्वर्ट होगी इंजरी। ठीक है, क्या होगा अगर ट्रॉमा की वजह से क्या हुआ है कि उसको ब्लीड हुआ है वहां से, और वो क्या हो गया, वो हेमरेज बन गया है वहां पे। ठीक है, और हेमरेज जो होता है वो हमें पता है कि एक फ्रैक्चर के साथ किस तरह का नजर आता है, वो विद टाइम अपनी एक्ोजेनिसिटी चेंज करता है। ठीक है, फ्रेश होगा तो बिल्कुल हमें बिल्कुल फ्लूइड नजर आता है, फ्रेश फ्लूइड जो होता है वो किस तरह का नजर आएगा, एनेक्विक नजर आएगा, विद टाइम वो थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, वो हिमाटोमा बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो जैसे जैसे उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी उसकी एक्ोजेनिसिटी डिफरेंट होती जाएगी। ठीक, ठीक है, ये आप देख रहे हो इसके अंदर फ्रैक्चर है। ठीक, अच्छा ये इमेज मैंने दिया भी था आपको, इस टाइप का दिया था मेमो वाला, ये इधर करके फ्रैक्चर उसका भी नजर आ रहा था, और मैंने पूछा था ड्यू टू विच इंजरी पेशेंट इज कंप्लेनिंग पेन, तो पेन जो थी उसको ट्रॉमा की वजह से थी, और ट्रॉमा में इतना बड़ा यहाँ पे फ्रैक्चर नजर आ रहा था। कुछ लोगों ने क्या उसका, वैसे मैंने चेक नहीं किया अभी, मुझे पता है ज्यादातर ने इन्फेक्शन लिखा होना क्योंकि यहाँ पे वाइट वाइट एरिया नजर आ रहा था, बट फ्रैक्चर बड़े क्लियर थे, मैंने इसीलिए इसके ऊपर लगा कर गई थी कि जो है ना एटलीस्ट अगर उस पर प्रिंट नहीं सही आया तो इस पर तो देख लो। ठीक है, जाने तो जितना आसान एमएसके का पेपर गया है ना, दूसरे दोनों बेचारे मेमो वाले भी और वो ओरिजिनल वाले भी रो रहे हैं कि मुश्किल पेपर चला गया। मैंने सिर्फ और सिर्फ पेपर आप लोगों को इसीलिए आसान दिया था कि आप लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट था, पिछला पेपर आप दे के और रात को ही गए और अगले दिन सुबह अर्ली आपका पेपर था। सब बच्चों ने मुझे बोला बहुत आसान पेपर था। नहीं, पेपर वाकई आसान था, बहुत सीधा सीधा पूछा हुआ था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके अंदर आपको जो स्लाइड से उठा उठा के सारा कुछ दिया हुआ था। स्लाइड अगर रीड की थी तो उसी से ही था, वो अगर स्लाइड नहीं रीड की तो वो फिर मुश्किल होगा पेपर आपका। अच्छा, फ्रैक्चर शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर द कॉर्टिकल ब्रेक्स। अच्छा, इसके अंदर आपको अच्छा कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं वो ड्यू टू आपकी न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं उसकी प्रॉब्लम की वजह से आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आपको कोई कमजोरी है, खासतौर पे लड़कियों को बड़ी कमजोरी थी, खाना पीना है नहीं, और बाद में कुछ 30 से ऊपर उनकी एज जाती है और उसके बाद उनकी बोन्स जो हैं वो फ्रैक्चर्स खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई ऐसा ट्रॉमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऑस्टियोपोरोसिस तो और चीज है, लेकिन वो फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और वो ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो है वो दूध नहीं पीती हैं। मैं कहती हूँ बॉयज से ज्यादा लड़कियों को दूध पीना चाहिए, जितनी इनकी कमजोर हड्डियां होती हैं ना, तो जितना दूध कैल्शियम इस एज में ले सकते हो इतना कैल्शियम लो, 2-2 ग्लास लो, मतलब उसमें नहीं ले सकते किसी और फॉर्म में ले लो, लेकिन कैल्शियम इनटेक बहुत ज्यादा करो, 30+ की एज में जाओगे बहुत मसले होते हैं। ठीक है, आप लोगों को बोन्स में पेन शुरू हो जाएगी, आजकल तो इतनी हम कैल्शियम नहीं लेते जितना हम लोग ये कोक और इन चीजों से निकाल देते हैं। मैंने बताया भी था शायद, एक कोक का ग्लास 6 ग्लास कैल्शियम आपकी बॉडी से निकालता है। वही कहती हूँ, इतना हम लोगों ने इनटेक नहीं किया होता जितना वो एक जो है वो निकाल देता है, और कुछ टाइम के बाद हमारी छोटे बच्चों से पूछ लो, अभी एज इतनी है नहीं, 18-19 साल में बोन्स की पेन स्टार्ट हो गई है, दर्दें होती हैं। ठीक है, ये कोक और ये सारा कैल्शियम इतना निकालता है आपकी बॉडी से, आपने या अगर कोक पीनी है ना तो कोक के साथ 6 ग्लास दूध भी पी लेना, फिर सही हो जाएगा, कि जितना निकाला है एटलीस्ट वो पूरा हो जाए, लेकिन कोई लेता है वो इतना ले नहीं रहा जितना रोज कोक से जो है ना हमारी बॉडी से कैल्शियम निकलता जा रहा है, और ठीक है उसको नींद आ रही है।
चलो 2-4 स्लाइड्स हैं और इम्पोर्टेंट। इसके अंदर क्या है, इनसफिशिएंसी ऑफ दैट, क्या कह सकते हैं, कितनी स्लाइड्स है, कॉर्टिकल, क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट वेसल्स जो हमें मिल रही हैं, न्यूट्रिएंट इनसफिशिएंसी की वजह से ब्रेकेज ऑफ दैट बोन्स विल अपीयर। ठीक है, वो हमारे पास इसके अंदर वही सारी डिटेल दी हुई है। सिक्वेंट फ्रैक्चर्स क्या होता है, एवर्जन ऑफ द बोन। ये अगर आप इसके अंदर देखो तो यहाँ से टूट के बाहर की तरफ को चली गई है। ठीक है, ये हमारे पास सिक्वेंट फ्रैक्चर है। अगर ये किस चीज का इमेज है, MRI। ठीक है, इसके अंदर बोन के अंदर भी आप देख रहे हो कितनी डिटेल नजर आ रही है बोन। ठीक, तो ये अगर आपको ये चीज नजर आ रही है, ए वर्जन ऑफ दैट बोन, दैट मीन्स कि वो फ्रैक्चर होके उससे बिल्कुल टूट गया, अलग हो गया हुआ है, और वो हमारे पास ये कौन सा फ्रैक्चर होगा, सिगॉन फ्रैक्चर। और ये ज्यादातर हमारे पास टिबिया के अंदर इस तरह नजर आता है, टिबिया के अंदर ये वाला फ्रैक्चर मिलता है कि लेटरल साइड का जो हमारे पास ये एरिया, यहाँ से जो है फ्रैक्चर होता है। इन अल्ट्रासाउंड सेटिंग क्या होता है, एफिशिएंट मींस डिटेक्टिंग। अच्छा ये भी छोड़ दो, स्ट्रेस, ये 3 फ्रैक्चर्स हैं, ये डिफरेंट अभी तक जो हमने पढ़े। नंबर 1 इज द स्ट्रेस फ्रैक्चर, नंबर 2 इज द फटीग फ्रैक्चर एंड इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर। इनसफिशिएंसी क्या है, न्यूट्रिएंट्स की इनसफिशिएंसी की वजह से हमारे पास ये फ्रैक्चर्स हैं। और ये स्ट्रेस फ्रैक्चर नाम से ही बता रहा है कि उसके अंदर कोई ट्रॉमा या कोई भी स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर फ्रैक्चर हो सकता है। फटीग फ्रैक्चर क्या है, इट्स अ क्रॉनिक फ्रैक्चर, कोई एक ही रेपिटेटिव मूवमेंट बहुत टाइम से कर रहा है, कोई एक रनिंग में, मतलब कोई एथलीट है, वो एक ही रेपिटेटिव, उसके अंदर बहुत सारी मूवमेंट आई जा रही है, वही एक ही मूवमेंट, वो क्या कॉज करेगा, वो फटीग जो है ना फ्रैक्चर कॉज कर सकता है ड्यू टू द रेपिटेटिव मूवमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक मूवमेंट। ठीक है, वो एक ही मसल की उसके अंदर लोअर एक्सट्रीमिटीज या इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, स्पोर्ट्समैन के अंदर ज्यादा होती हैं, क्योंकि रनिंग बहुत ज्यादा, जो रनिंग बहुत ज्यादा करते हैं उनमें क्रॉनिक स्टेज के ऊपर जाके फटीग फ्रैक्चर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर्स जो है वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की इनसफिशिएंसी की वजह से। अच्छा, और उसमें मैं कह रही हूँ तुम लोगों को नींद आ रही है, इंपॉर्टेंट चीज और क्या है, इन्फ्लेमेशन है। अच्छा, अलॉन्ग विद द फ्रैक्चर्स हमें अगर सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन मिल रही है और हम लोग डायग्नोज ही कर रहे थे सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन, उसके साथ हम फ्रैक्चर्स को रूल आउट कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन में फिर से कह रही हूँ, इज नॉट अल्ट्रासाउंड, इट विल बी। ठीक है, ये हमारे पास बोन्स, अगर मैं पिक्चर सिर्फ बोन फ्रैक्चर्स और अल्ट्रासाउंड की पिक्चर दिखाती हूँ तो सिर्फ आप देखो और उसको बताओ कि इसके अंदर एवर्जन है, डिसलोकेशन है या लाइन फ्रैक्चर है, सिंपल। ठीक है, अगर फ्रैक्चर नजर आ रहा है, उसके अंदर लाइन नजर आ रही है। अच्छा, उसके अलावा हमें कैल्सिफिकेशंस मिल सकती हैं, और कैल्सिफिकेशंस को हम लोग न्यू बोनी फॉर्मेशन को भी कहला सकते हैं कि भाई ये कोई न्यू बोनी फॉर्मेशन है। बट कैल्सिफिकेशन की जो एकोजेनिसिटी ना थोड़ी सी कम होती है कंपैरेटिव टू द बोन्स। ठीक, बोन्स बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, इस वजह से जो है वो हमें ये बोन्स के ऊपर कैल्सिफिकेशन डिपॉजिट हो रही है। ठीक है, इनको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास कोई एक बोन है। और इसमें इंपॉर्टेंट टू बी कंटिन्यू का मतलब ये है कि एक लेक्चर और रह गया। ट्यूमर्स में क्या नहीं देख सकते, ट्यूमर्स को क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं देख सकते अल्ट्रासाउंड से ट्यूमर? हमें ट्यूमर्स पहले तो हम देखो कि ट्यूमर है कौन सा, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, ड्यू टू बिनाइन की क्या अपीयरेंस, कोई मैस नजर आएगा, हम मैस बता सकते हैं। हाँ, देयर इज अ मैस। अब मैस हमें क्या कहते हैं, ज्यादातर मैस कौन कौन से हो सकते हैं बॉडी में, क्या हमारे पास फ्लूइडल मैस हो सकता है? नहीं, हम मैस देखेंगे, मैस की एक मिनट क्लास, मैथ्स देखेंगे, मैथ्स के अंदर जो है वो हमें उसका किस तरह का चीज नजर आ रही है। अगर तो फ्लूइड है तो वो हमारे पास टेस्ट है, अगर तो वो फ्लूइड प्लस सॉलिड नजर आ रहा है दैट मींस वो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन पस हो सकती है। ठीक है, पस हो सकती है, यहाँ पे उसके अंदर हमें सेपरेशंस नजर आ रही है, डेब्रिस नजर आ रही है, दिस इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। ठीक, अगर हमें सॉलिड पूरा हाइपोइक्विक या उससे ज्यादा एक्वेजेनिसिटी मिल रही है दैट मींस वो सॉलिड मैस है हमारे पास, और सॉलिड मैस जो है वो फिर हम आगे डॉपलर लगाएंगे। ठीक है, इफ यू सी वेस्कुलराइजेशन इन दैट ट्यूमर मैस, तो वो हमारे पास किस तरफ लीड कर रहा है, ये हमारे पास मैलिग्नेंसी की तरफ लीड कर रहा है। एक फीडिंग वेसल भी मिल सकती है। अगर ये भी चीजें हमें नहीं मिल रही हैं और हमें इरेगुलरिटी मैस की भी मिल रही है और वो बिल्कुल रेगुलर नहीं है, अगर तो रेगुलर है तो बिनाइन है, कोई भी हमारे पास पड़ा हुआ है। इरेगुलरिटी मिल रही है, टॉलर देन वाइडर है, जो कि मैलिग्नेंसी की मैं बार बार बताती हूँ कि टॉलर देन वाइडर होता है मैलिग्नेंट लीजन, ये सारी चीजें नहीं मिल रही, बट हमें डाउट है कि ये कोई इस तरह का ट्यूमर या ऐसा मैस नहीं है कि हम इसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट कर सकते हैं, देन हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे 80% तो हम लोग सॉफ्ट टिश्यू को रूल आउट कर सकते हैं।
ठीक है। अगर उसने इन्वॉल्व किया है, इन्वेजन है उसके अंदर, कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनकी ब्रांचेस होती हैं, इन्वेड की होती हैं उन्होंने, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, फिर हम लोग उसको स्पेसिफिक फर्दर स्टडीज के लिए फिर सीटी या एमआरआई के लिए उसको जो है ना करते हैं उसकी। ठीक हो गया? अच्छा, खत्म करें अब ये पढ़ाई वाला काम? चलो अब अच्छा डिस्कस करते हैं वेबिनार के ऊपर। हमारे दो थे, मैंने डॉक्टर उस्मा से बात की थी, डॉक्टर उस्मा कह रही, मैंने कहा था एक ही उसके अंदर हम लोग वेबिनार भी कर लें और सेमिनार भी कर लें। दैट मीन्स 3 डे वर्कशॉप होगी हमारी, और फर्स्ट डे हम लोग लेक्चर्स रखते हैं, उसके अंदर वेबिनार का मकसद ये था कि जो हमारे आउटसाइड जितने भी सीनियर्स यहाँ जॉब कर रहे हैं गल्फ में और यूके वाली साइड पे, उनको इन्वॉल्व करना था। वो आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे देंगे आफ्टर ग्रेजुएशन आपका क्या स्कोप है पाकिस्तान में भी और गल्फ और इस तरफ यूरोप वाली साइड। ठीक है? क्या लाइसेंस क्या रिक्वायर्ड है, हर उसका यूके के लिए एचसीपीसी है, गल्फ के लिए डीएचए है या हार्ड है। ठीक है, तो वो डिफरेंट आपको कुछ लाइसेंसेस क्लियर करने पड़ते हैं, कुछ हमारे होते हैं जो एग्जाम के साथ क्लियर करने पड़ते हैं और कुछ होते हैं हमारे पेपर वर्क के साथ। जैसा यूके का है वो हमें बस एक्सपीरियंस मांगते हैं 2 साल का, और वो पेपर सारा आइल्स मांगते हैं। बाकी आपकी डॉक्यूमेंट्स होंगी और जो उसके ऊपर जो है वो फिर आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस वो खुद ही करके जो है आपके पास वीजा वगैरह भेज देते हैं कि आप आ सकते हो यूके में। कुछ ऐसे भी है और कुछ जो है वो कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं आपको, जैसे डीएचए के लिए दुबई के लिए या इधर गल्फ के लिए डीएचए का एग्जाम होता है, वो आप क्लियर कर लो और एग्जाम क्लियर करके जो है वो फिर आप लाइसेंस का मतलब होता है कि वहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब भी, मतलब जिस तरह यहाँ की गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे आप प्राइवेट नहीं, आप वहाँ पे उनके हॉस्पिटल्स में आप उनको एक लाइसेंस के साथ आप काम कर सकते हो, आपके पास लाइसेंस है। और वो चीज़ मैंने जो है ना डिस्कस करनी थी। हमारे सीनियर भी हैं, वो सोहेब भाई हैं, मेरे सीनियर थे, और उन्होंने पीएचडी भी कर रहे हैं अब एमआईटी में, और अभी जॉब अबू धाबी में कर रहे हैं वो। ठीक है, उनको बुलाया है कि वो एज एन आपको एक टॉपिक भी समझाएंगे, एक टॉपिक होगा 15 मिनट का, और ज्यादातर मैंने उनको कहा था, मैंने तो उनको कहा था गाइडेंस आप टॉक रखे हैं ना, तो कहते कि नहीं मैं साथ एक टॉपिक, तो वो डॉक्टर उस्मा कहनी इनका बिल्कुल सेपरेट कर लें, ये वेबिनार के तौर पे हो जाए, और आप बेशक बीच में आप उनसे बाद में जब वो क्वेश्चन वगैरह भी कुछ अगर कुछ पूछना हुआ तो आप उनसे अपनी गाइडेंस के लिए पूछ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो है दूसरा यूके वाले जो कह रहे हैं वो तो खुद बिजी थे इतना, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट तो किया, उनके कह रहे हैं एग्जाम्स चल रहे हैं, हमारे भी थीसिस वगैरह पढ़ रहे हैं साथ में, तो हमारे पास 15-20 मिनट का टाइम उनसे कहा है कि अगर निकाल सके तो थोड़ा सा वो भी यूके के लिए स्कोप बता सके कि वहाँ पे किस मोडालिटी में ज़्यादा स्कोप है और किस तरह हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा स्टडीज, फर्दर स्टडीज के लिए कैसे हम लोग पाकिस्तान में रह के भी अगर स्टडी कर रहे हैं तो वैसे तो कोई करवा नहीं रहा, एक दो ही है, अगर करते हैं तो किस में हमें फर्दर परस्यू करना चाहिए अपनी स्टडीज को, एक स्पेसिफिक फील्ड को लेकर स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, ओवरऑल करनी चाहिए। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक आपका इंटरेस्ट है मोडालिटी का, तो किसी का अल्ट्रासाउंड में, किसी का किसी सीटीएमआर में, तो वो फिर उसमें स्पेशलाइजेशन करके उसी को ही आगे फर्दर करो। उसी में मेरा जो अपना है ना यही है कि आप लोग किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में जाओ। ठीक है, उसमें ये होगा कि उसी में ही आप स्पेशलाइजेशन करो, उसी में ही आपकी वो हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा उसी फील्ड में हो जाएगा, तो वो आप उसी में कमांड ज्यादा ले सकते हो। काफी मेरे पास स्टूडेंट्स भी मेरी जूनियर थी, वो न्यूक्लियर मेडिसिन में उन्होंने जॉब की, शौकत था, उनका इंटरेस्ट था न्यूक्लियर मेडिसिन में, और वो सीधा न्यूक्लियर मेडिसिन में यूके में गई है। अच्छा, और किसी मोडालिटी पे नहीं गई, वो यूके में काम कर रही है और न्यूक्लियर मेडिसिन के ऊपर ही काम कर रही है। ठीक है, उससे भी बात की है मैंने, तो न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या किस तरह हम जा सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन काफ़ी उसमें पैसा ज़्यादा होता है, क्योंकि थोड़ी रेडिएशन का उसमें ज़्यादा है, तो उसमें पैसा भी उतना है, नुकसान भी उतना है, पैसा भी उतना है। ठीक है, बट प्रोटेक्शन एवरीवेयर, एंड यू आर रेडियोलॉजिस्ट एंड यू शुड नो कि क्या रेडिएशन प्रोटेक्शन है उसके ऊपर। और जो 3 डे वर्कशॉप का था उसमें मेरा था कि फर्स्ट डे हम लोग लेक्चर्स जो रेडियोलॉजिस्ट को इनवाइट करके वो लेक्चर्स हमारे दे दें, और उन्हीं के साथ हम ये वेबिनार पे जो ऑनलाइन जो जूम पे भी ये जो है ना वो कर लें। ठीक है, तो वो उसके अलावा बाकी रह गए 2 डेज, उसमें हम करेंगे एक दिन हम हैंड्स ऑन, जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स होंगे उनसे कुछ कहेंगे कि वो आपको कुछ सिखाएं। ठीक है, बाकी हम लोग तो खुद करते रहेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे गेस्ट स्पीकर से कुछ ना कुछ करवाएं। ठीक है, वो आपको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दें यहाँ पे। तीसरा जो है वो मुझे डॉक्टर उस्मा ने कहा था कि हम लोग आपके लिए 3rd डे का रखें पोस्टर कंपटीशन के, आप कुछ पोस्टर्स बनाएं। पोस्टर्स बनाने आते हैं, जिस तरह हम लोग पीसी में जिस तरह रेडियोलॉजी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें पोस्टर्स डिस्प्ले होती हैं, डॉक्टर्स भी बनाते हैं, मैंने भी अपना एक
पोस्टर वहाँ पे डिस्प्ले किया था। ग्रुप में करते हैं हम लोग, 3-4-5 का ग्रुप बना लो, ठीक है, और 10 से ज्यादा हमारे पास वो ना हो पोस्टर्स। 10 हम लोग पोस्टर्स लेंगे आप लोगों से, वो 5-5 का ग्रुप हो बस, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड हो वो कोई एक टॉपिक लेके प्रॉपर एक अच्छा सा पोस्टर प्रेजेंट करें, और यहाँ डिपार्टमेंट पे उसको फिर हम लोग जो है सारे जितने भी हमारे पास डॉक्टर्स होंगे या हम लोग सर को सबको इनवाइट करके उसमें जिसका अच्छा पोस्टर होगा फिर उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज भी देंगे, ठीक है। तो पोस्टर कंपटीशन इज फॉर यू कि वो थर्ड डे आप लोग कुछ बनाओ, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट बना लो। पोस्टर्स तो अलग है, लेकिन उसके साथ अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहे, रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में कुछ अवेयरनेस देनी चाहे, ठीक है, या कोई ऐसा टॉपिक जो कि हमारे लिए आजकल कोविड है या कुछ इस तरह जो कि मतलब आप आजकल आपकी अवेयरनेस आपको क्रिएट कर सकता है, आपके पूरे यूनिवर्सिटी के लोग भी आएंगे, ठीक है। उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को हम लोग इनवाइट करेंगे कि रेडियोलॉजी में जो मेडिकल इमेजिंग वाले हैं, रेडियोलॉजी वालों का ये डे है, तो वो अपने अवेयरनेस दे रहे हैं, व्हाट इज रेडिएशन, व्हाट इज प्रोटेक्शन, क्या से मोडालिटीज के अंदर हम लोग उसमें क्या क्या मोडालिटीज हैं और कौन सी नॉन आयनाइजिंग मोडालिटीज हैं, कौन सी, थोड़ा अवेयरनेस दो उनको, ठीक है। उनको ये भी डराना है कि रेडिएशन के कितने हैजिड्स हैं और हमारी जो अवाम है वो किस तरह जो है वो रेडिएशन से डील करनी चाहिए, कि हर जगह पे रेडिएशन है और किस टाइप की रेडिएशन है। एक तो ये हॉस्पिटल में जो रेडिएशन है जिसको हम डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, एक हमारी ये जो इन्वायरमेंट में भी कुछ टाइप की काफी टाइप की रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट है कुछ इस तरह, वो हमें कहाँ तक जो है हार्म दे रही हैं और उसको किस तरह हम लोग अवेयरनेस के लिए। लेकिन जो आपने बनाने हैं पोस्टर्स, वो आप लोग कोई अच्छा टॉपिक लेके पोस्टर्स बनाओ, ताकि जो है ना पोस्टर्स, पता है ना, एक सिर्फ पोस्टर होता है उसके अंदर सब कुछ साइनॉप्सिस टाइप होता है ना, उस तरह ही सब होता है पोस्टर, ठीक है। साइनॉप्सिस आप लोग थीसिस के लिए बनाते हो 1 पेज का, उस तरह का आप लोगों ने पोस्टर प्रेजेंट करना है, और कोई जिसका जो अच्छा होगा, जो अच्छा उसमें होगा, वो फिर हम लोग उसको मार्क्स के तौर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज देंगे। 5-5 का ग्रुप, 5 से ज्यादा मत करना, क्योंकि सर्टिफिकेशन इज फॉर ऑल, सर्टिफिकेट सबको मिलेंगे, जो 10 पोस्टर्स होंगे 5-5 स्टूडेंट्स उन सब में आएंगे, तो और उसके बाद जो प्राइज होगा वो जो तीनों को मिलेगा, ठीक है। पैसे नहीं मिलेंगे, कोई अच्छी चीज ही देंगे, मैंगोज देंगे खाना में, ठीक है। लेकिन अभी प्राइस भी डिसाइड नहीं है, कुछ भी डिसाइड नहीं है, लेकिन ये एक डॉक्टर उस्मा का वो था कि इनको थर्ड डे के लिए इस तरह कुछ हम लोग इनके लिए भी एक्टिविटी रखें, तो कोई प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो टाइम होगा हमारे पास ईद के बाद थोड़ा, तो उस टाइम में हम कोशिश करेंगे करने, ताकि आप लोगों के पास एग्जाम्स का भी बर्डन ना हो कोई भी। तो इसीलिए मैं मिड वगैरह का वेट कर रही थी कि मिड से फारिग हो जाओ, और मेरा ख्याल है सितंबर का स्टार्ट होगा, सितंबर के एंड में मे बी क्लासेस स्टार्ट हो, सितंबर या अक्टूबर के स्टार्ट, सितंबर का एंड 25-26 हो सकती है, यहाँ पे अक्टूबर का स्टार्ट हो सकता है फर्स्ट वीक जो है, ठीक है, उसमें फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करनी है हमने अब इसके अंदर अंदर ही सारा कुछ। यहाँ फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फाइनल से भी फ्री हो जाओ, तो उसके बाद जो टाइम होगा नेक्स्ट उसके बाद, ठीक है। फिर ये ना हो कि बच्चे फिर बोलें कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम कितना है अभी, ईद के बाद समझो अगस्त ही स्टार्ट हो जाएगा। हाँ क्या क्या वही मैं परेशान हो गई, मैं क्या रिव्यू किस चीज का, मिड्स का, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है भाई, मिड्स करना है, अभी तो चेक भी नहीं हुए, मैं ये ईद की छुट्टियों में बैठ के सारे पेपर चेक करूंगी, ईद के बाद कर लेना। क्या रिव्यू करके करना है? हाँ एवी दिल को कुछ हो जाना तुम्हारे, जो हो गया सो हो गया, पेपर को पीछे मुड़ के नहीं देखते होते। अच्छा सही है, तुम लोगों से ना चेक करवा लो अपना अपना पेपर, सबको दे दो, इधर आंसर लिखो, मेरा भी टाइम बचेगा। अभी मेरे पास 300 पेपर था जो चेक करने वाले सही है, तो मैं इधर राइट आंसर सारे लगती हूँ वो खुद ही, ठीक है, बबल शीट के ऊपर बस टिक 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 करते रहना, और जो गलत भी होगा उस लोगों ने अपना खुद ही टिक, नहीं तो शफल करके दे देते किसी का किसी को किसी का किसी को, ठीक है, तो वो खुद ही चेक करते। हाँ जो दोस्त होगा वो दूर से ही तुम्हारा मेरे पास है ये भी सही, हाँ ये भी है, लेकिन दोस्त वगैरह फिर भी निकल ही आते हैं कहीं ना कहीं से, वो एमएसके का दोस्त है तो मेरे नंबर लगा देना, ये कर देना, ठीक है। वो मैं ईद की छुट्टियों में इंशाल्लाह
यही काम करूँगी या इस वीकेंड पे बैठ के चेक ही करते हैं। अच्छा सोना है, चलो जाओ, रुक जाओ। अटेंडेंस अटेंडेंस इतने सारे बच्चे आए हैं, मुझे नाम नहीं याद होगा। हाँ अभी आए कितने हो तुम लोग, यहाँ पे कितने हैं? कैसे?